आर्थिक तथा धार्मिक मौर्य काल के बारे में ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन नंबर 131। आंसर है, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आंसर है पुष्यगुप्त वैश्य। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। यह जानकारी शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में इसी झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। उस समय वहाँ का राज्यपाल तुषास्प था। इसके अतिरिक्त इसी अभिलेख से इस झील के बांधों के पुनर्निर्माण की जानकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार के प्रशासक सुविशाख द्वारा भी प्राप्त होती है। इसके पुनर्निर्माण की जानकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार के प्रशासक सुविशाख द्वारा भी प्राप्त होती है। मौर्य काल में सिंचाई सुविधा जल संसाधन के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जो उर्जयंत एवं रेवतक पहाड़ियों से निकलने वाली पालीशिनी एवं सुवर्णसिक्ता नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था, डी ऑप्शन है इसका, स्कंदगुप्त। ठीक है। गिरनार इज एन एंशिएंट हिल इन जूनागढ़ गुजरात। चलो, ये जूनागढ़ गुजरात के बारे में गिरनार है शायद ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो सी नंबर है इसका आंसर, वैश्य पुष्यगुप्त था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, 2004, 16, 93, 2008, 2010। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। In early centuries before of Christian era, which among the following ruler paid attention towards water management in Girnar region? ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? आंसर है बी इसका, 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया। ठीक है। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया? ऑप्शन नंबर सी है इसका, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ठीक है। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, सी ऑप्शन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य काल में दंड विधान थे, पीनल लॉज ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वर, ए नंबर, काफ़ी कठोर थे। ठीक है। दंड विधान अत्यधिक कठोर थे। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने देने होते थे और इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ जल, अग्नि, विष द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। ठीक है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? ए नंबर है, मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्यकालीन व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। टैक्स छुपाने से राज्य का आर्थिक आधार कमजोर होता था। खेती हल बैल की सहायता से होती थी। खेती जो थी वो हल और बैल की सहायता से होती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन है भारूकच्छ। मौर्यकालीन पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह भारूकच्छ गुजरात एवं सोपारा महाराष्ट्र और पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है ताम्रलिप्ति यानी पश्चिम बंगाल था। ठीक है। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया? डी ऑप्शन है ताम्रलिप्ति। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया? ठीक है, ताम्रलिप्ति था जो मुख्य बंदरगाह के रूप में आ गया। सार्थवाह किसे कहते थे? बी ऑप्शन है व्यापारियों के काफिले को कहते थे सार्थवाह। प्राचीन काल में रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना कठिन था, अतः व्यापारी सार्थवाह के रूप में व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का काफिला होता था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। वस्तुतः सार्थ व्यापारियों का समूह था और सार्थवाह व्यापारिक प्रधान था। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। डी अजंता को पाटलिपुत्र से। द एंशियंट ट्रेड रूट पॉपुलरली कॉल्ड द दक्षिणपथ कनेक्टेड अजंता को पाटलिपुत्र से। अजंता विद पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। यह मार्ग मौर्य काल में निर्मित हुआ। इसका मुख्य कारण व्यापार था। ठीक है। निम्नलिखित में मौर्य काल का प्रमुख भूमिकर कौन सा था? ए नंबर है भाग। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इस सिद्धांततः उपज का 1/6 था, परंतु व्यवहार में यह 25% हो जाता था, जैसा कि अर्थशास्त्र एवं यूनानी प्रमाणों से ज्ञात होता है। भूमिकर को भाग कहा जाता था। समाहर्ता नामक पदाधिकारी को करों को एकत्र करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा करने के लिए उत्तरदायी होता था। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से कर नीति एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा तथा 20वें वर्ष में बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी ग्राम गया तथा लुम्बिनी में अशोक ने धर्म कर मुक्त घोषित किया। भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, जिसका उल्लेख रुम्मिनदेई अभिलेख में मिलता है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती एवं कुशीनगर। ठीक है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती एवं कुशीनगर। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? सी नंबर लुम्बिनी स्तंभलेख। लुम्बिनी स्तंभलेख। अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ संबंधित है ए नंबर बुद्ध के जन्म स्थान से। ठीक है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? डी रुम्मिनदेई। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? डी नंबर है यहाँ पे ऑप्शन में। कैसा है? यूपीपीसी स्ट्रीम पूछा गया है ये। 4, 2, 1, 5, 6, 3। 4 नंबर पे क्या है? लुम्बिनी। फिर है 2 कपिलवस्तु, फिर है कपिलवस्तु, फिर है 1 नंबर पे गया, फिर 5 में है आपका यहाँ सारनाथ, चौथा नंबर कहेंगे इसको। कैसे कैसे गए हैं? जब अशोक गए हैं घूमने तो पहले लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, फिर गया गए। तो लुम्बिनी कपिलवस्तु गया। ठीक है। लुम्बिनी कपिलवस्तु गया, फिर गए सारनाथ। ठीक है। फिर गए श्रावस्ती, फिर गए कुशीनगर। लुम्बिनी कपिलवस्तु गया, 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 सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। किस राजा की बात हो रही है? अशोक के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद
डियोनीसियस किसे निर्दिष्ट करता है? ए, शिव को। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनीसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। डियोनीसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इससे शिव एवं कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? ए, फ्लीट। ठीक है। इतिहासकार फ्लीट महोदय ने अशोक के अपने शिलालेख में जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसे राजधर्म की संज्ञा दी। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडिल करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। बौद्ध मत के प्रति अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण रुम्मनदेही अभिलेख निगाली सागर स्तंभ लेख में मिलता है, जबकि अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में बौद्ध मत के प्रति आस्था का प्रमाण मिलता है। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। ये किसने कहा था कि whoever praises his religion sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely, अशोक ने कहा था। ठीक है। इसके बाद है किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए, अशोक ने की। धम्म प्रोपोगेटेड बाय अशोक वॉज, धम्म क्या है? सी नंबर। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, ए सिस्टम ऑफ मॉरल कंसिस्टेंट विद द टीनेट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स ऑफ द टाइम। अशोक ने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म एक साधुता, मृदुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, दया, शुचिता, पाप रहित होना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, उचित व्यवहार आदि। इस प्रकार अशोक द्वारा प्रचारित धम्म उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था थी। यह ध्यातव्य है कि राजा का सम्मान करना अशोक के धम्म का भाग नहीं था। अशोक ने धम्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। इतिहासकार फ्लीट ने अशोक के धर्म को राजधर्म का। वस्तुतः अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। अशोक ने बराबर पहाड़ियों को कटवाकर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। Who were beneficiaries of Ashoka's grants in बराबर हिल्स रीजन? बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बी नंबर, आजीवक थे। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे महावंश और तथा दिव्यावदान बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं। महावंश में कहा गया है कि अशोक का झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म का सिद्धांत का उपदेश दिया। दिव्यावदान में व्यापारी से भिक्षु बने समुद्र नाम के व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुए। अगला क्वेश्चन है, अशोक
का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? ऑप्शन है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ-भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का प्रदान किया? ए नंबर अशोक। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? सी नंबर है मोगलीपुत्र तिस्स ने की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? बी नंबर है पाटलिपुत्र में। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा खत्म होता है 131 से 164 क्वेश्चन तक। धार्मिक तथा आर्थिक ये किसके बारे में है? मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में बात की गई है।